ऑल राइट। हाय एवरीवन। आज हमारे साथ प्रतीक है। और आज प्रतीक ही प्रतीक का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मेरा भी नाम प्रतीक ही है वैसे। और मैं प्रतीक से लास्ट ईयर जुड़ा था, जब उन्होंने लास्ट ईयर कितने मार्क्स निकाले थे? लास्ट ईयर 46 कुछ था। फोर्टी या सिक्स यार कुछ 1200 कुछ। 46 मार्क्स थे। तब हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना शुरू कर दिए थे मशीन हम्म। लर्निंग और लीनियर अलजेब्रा के आसपास, क्योंकि आपको तब आईएसआई कोलकाता क्रैक करना हम्म। था। उसके बाद उनका प्रिपरेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल पे था पहले से ही। उन्हें एज सच लेक्चर्स की एज सच ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने फील किया है उनकी प्रिपरेशन में। तो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए मेरा कोर्स यूज़ किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक एक सबसे बेस्ट आपको गाइड भी कर सकता है कि गेट डीए का प्रिपरेशन करते कैसे हैं। ठीक है, मार्क्स निकालना एक अलग चीज़ है, और एक सब्जेक्ट को देखने का नजरिया एक अलग चीज है, जो मुझे लगता है कि प्रतीक बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है। तो प्रतीक, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, आपका वीडियो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप जिस तरह से सब्जेक्ट को देखते हो, जिस डीप थिंकिंग के साथ देखते हो, वो अपने आप में बहुत अलग चीज है। तो बताइए, आप गेट डीए को देखते कैसे हो, और गेट डीए उतना इंटरेस्टिंग लगता है आपको? नहीं तो मुझे तो जब ये सिलेबस देखा था मैंने गेट डीए का, तभी से मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस चीज पूरे चीज पे कि अच्छा सब्जेक्ट है, एक बहुत नया टॉपिक है। बहुत मतलब कि जितना इंडिया में एमएल चल भी रहा था उस टाइम पे, जब मैं था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इतना कहीं पे ना इसके कोई कोर्सेज थे, ना कुछ इसका यूट्यूब पे रेलेवेंस था। मेरे पास बस यूट्यूब पे एमआईटी के लेक्चर्स थे। मैंने दो ही एमआईटी के लेक्चर्स देखे थे, एक आनंद अवंती के मशीन लर्निंग के, और एक गिलबर्ट स्टैंग के लिनियर अलजेब्रा। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मुझे सिलेबस मैच होते हुए दिखा कि अरे ये सिलेबस के साथ तो सिमिलर है। तो उस हिसाब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम पे कि अच्छा ठीक है, तब करके देखते हैं, क्योंकि इसका सिमिलर है। क्योंकि सीएस से मेरे को उतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ा भी नहीं था कभी उन सारी चीज को उतने इससे। तो हम्म। वो करना भी था, और एआई थोड़ा फैसिनेटिंग भी लग रहा था उस टाइम पे कि यार एआई का कुछ देखते। वो नया सब्जेक्ट सीखना भी था, तो उस झील से पढ़ा था। कुछ गेट निकालने का ऐसा ये नहीं था। वो तो पर्टिकुलर मोमेंट पे वो एग्जाम आ गया कि अच्छा ये एग्जाम होता भी है इस चीज के लिए। हम्म। तो उस इंटरेस्ट से पढ़ा था। फिर मेरे प्रोजेक्ट्स भी थे उसी ओरिएंटेड कि हम्म। प्रोजेक्ट्स भी आज तक सीएस ओरिएंटेड नहीं किए, सब मशीन लर्निंग ओरिएंटेड ही है मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह। हम्म। सीएनएन वगैरह पे काम करना जब सीखा भी नहीं था उस टाइम पे ही कर रहा था मैं सीएनएन वगैरह पे काम। एलेक्स नेट वगैरह पे बहुत सारा पेपर पढ़ा था, जो कि चैट जीपीटी कर करके ही पढ़ रहा था, लेकिन ट्राई करता था वो सब समझने का। तो वो हम्म। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से फिर स्टैट्स पढ़ा, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ा। फिर सही लगने लगा ये पूरा टाइप की। नहीं, अच्छा चीज है, समझ आने लगा हर चीज, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब प्रैक्टिकली भी दिखने लगे, तो और सही लगने लगा मुझे। तो उस हिसाब से स्टार्ट किया था मैंने। तो पहले जब आप इम्प्लीमेंट करते थे चीज़ों को, हाँ। और अभी आप उन सेम सेम चीज़ों को जब देखते हो, ये फंडामेंटल सीखने के बाद, तो देखने का नज़रिया क्या है? बहुत डिफरेंस है। मतलब कि अब हर एक पॉइंट क्लिक होता है कि अच्छा ये जस्टिफिकेशन क्यों है, इस तरह का क्यों हो सकता है, या फिर दो तीन पार्ट स्टेप जो है, जो मैं पहले ट्राई एरर में लगा देता था, अभी वो दो तीन स्टेप नहीं स्किप कर सकता मैं, अब वो डायरेक्टली कंक्लूजन पे जा सकता है, अच्छा ये कर सकते हैं डायरेक्टली, इससे ये हो सकता। तो वो सारे चेंजेस बेनिफिट कर रहे हैं अभी, जो ये हम्म। बेसिक्स पढ़ा मैंने अभी। हम्म। तो आपने 3 साल का गेट डेटा साइंस एआई का पेपर देखा है, ठीक है? हाँ। तो आपके हिसाब से डिफिकल्टी कैसा था हर पेपर का? और हर पेपर को थोड़ा डिस्क्राइब करिए, एक तरह से 24 का प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चंस का एनालिसिस करने जैसा है। 24 का पेपर तो मुझे उतना रेलिवेंट नहीं लगा था। हाँ ठीक था, फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम था तो ठीक है, उस हिसाब से सही था। लेकिन हम्म। उतना रेलिवेंट मुझे 25 का पेपर है, मुझे बहुत सही लगा था। जो बात है, 25 मुझे के भी। पेपर में सही में बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, एसवीडीज में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे लीनियर अलजेब्रा पे। 26 का पेपर उस हिसाब का तो नहीं था, लेकिन थोड़ा अनबैलेंस पेपर मुझे लगा जिस हिसाब से कि थोड़ा, लेकिन फिर भी सही है। अब क्योंकि प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 25 का पेपर था वही मुझे सबसे सही अभी तक तो लगा है। 25 का हम्म। पेपर बहुत सही था पेपर, उसमें मशीन लर्निंग वगैरह भी सही थे जिस हिसाब से। हाँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे। इस साल भी है, लेकिन उतने उस हिसाब के रेलिवेंस नहीं है उनका।
हम्म लेकिन ठीक है, फिर भी पेपर है तो अब जो बना रहे ऑथोरिटी तो उनका रिस्पेक्ट के हिसाब से तो सही, पेपर सही था, ऐसा नहीं। प्रोबेबिलिटी इस बार बहुत खतरनाक आया, जबकि हाँ प्रोबेबिलिटी बहुत आसान आया था लास्ट ईयर। हाँ हाँ। लास्ट ईयर एक ही क्वेश्चन अच्छा था उसमें जो, और सब तो सही थे, एक ही कुछ फ्लोर वाला क्वेश्चन था जो सही था सबसे। हाँ। इस साल, इस साल प्रोबेबिलिटी स्टैट्स बहुत अच्छे पूछे हैं उन्होंने, स्टैट्स में हम्म सीडीएफ वगैरह कंपैरिजन है वो सोचना, डिग्री हम्म ऑफ फ्रीडम टी वन डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन है, वो अच्छे क्वेश्चन हैं। आई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन। टाइप स्केल डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी, वो भी सही था। वो एक वो सब लिमिट वाला क्वेश्चन जो मैक्सिमम गलती हुआ हाँ है, वो तो सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एक्चुअली। वही। वो तो तो खतरनाक क्वेश्चन है, वो तो एग्जाम में सोचा ही नहीं होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा। नहीं नहीं, वो तो उस टाइम पे कुछ क्लिक नहीं, उस सर्वर में हो सकता है मैं 2 मिनट टाइम देता, लेकिन वो इतना ही स्पीड में कर रहा था ना उस टाइम पे कि हाँ यही लग रहा है कि अरे ये तो पॉइजन बन रहा, पॉइजन का ये है। तो उस टाइम पे उस हिसाब से सोच लिया था, हम्म लेकिन घर आके देखा तो फिर लगा कि नहीं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। और आपने, आपसे जब मैंने पेपर खत्म होने के बाद बात किया था तुरंत, तब हम्म। आपने बताया था कि मैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने को नहीं देख रहा था, इंट्यूशन से ही जा रहा था। तो तो वो हम कई बार क्वेश्चन पेपर को जब अभी भी देखते हैं, मैं क्वेश्चंस आपको भेजते रहता हूँ, तो हम्म। इंट्यूशन वाला अप्रोच स्टूडेंट को सिर्फ एक वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बेस्ड अप्रोच आना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा ऐसा इंट्यूशन से या फिर थोड़ा बिना ज़्यादा मैनिपुलेशन ऑफ फॉर्मूला से भी सॉल्व करने आना चाहिए? मेरा पर्सनली थिंकिंग जो है कि गेट का फुल फॉर्म में ही एप्टीट्यूड है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड तो आना चाहिए एग्जाम में सॉल्विंग करने के लिए। आप भले घर में कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इंट्यूशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एप्टी भी टेस्ट कर रहा है वो वहां पे। बस ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट लगाने जाएंगे तो हर क्वेश्चन में मिनिमम, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं कि 6-7 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन को डिराइव करके फिर सॉल्व करने के लिए। तो वो अप्रोच तो गेट के लिए नहीं है। फिर गेट के लिए आपको कि वो पार्ट स्किप करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्चुअली सीखना जरूर पड़ेगा, लेकिन वहां पे इंट्यूशन से ही जाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास टाइम ही 2 मिनट है, उस 2 मिनट में मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट क्या आ सकता है इस सारी चीज का। हम्म। एक तरह से एलिमिनेशन कर सकते हैं, या एलिमिनेट फिर करके थोड़ा वो, देखने की हाँ कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो हाँ, रहा है क्वेश्चन में। विजुअलाइजेशन वगैरह जैसे ग्राफ्स वगैरह है, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से तो ग्राफ्स का थोड़ा थिंकिंग कर सकते हम्म हैं कि कैसे वो बन रहे वहां पे, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं है कि पीडीएफ लिखो फिर उसको डिराइव करो फिर इंटीग्रेट हम्म करो। हम्म। इंटीग्रेशन वगैरह भी तो देते हैं ना, वो प्रॉपर जो क्वेश्चंस देते हैं वो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन होता नहीं है, वो आप हाँ एरिया वगैरह हाँ integrate कर हाँ सकते हाँ। 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था एक्चुअली, एरिया हैं। से वही, कैलकुलेशन हो एरिया से रहा था। कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बार भी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, उसे हाँ हाँ। लॉ ऑफ इटरेटेड एक्सपेक्टेशन से सॉल्व करने के तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर जॉइंट पीडीएफ देखेंगे तो पैराबोला अराउंड जीरो था। इवन जो हमने एक वेरिएंस वाला क्वेश्चन था वो, हम्म। उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, और वो जीरो सेंटर्ड उन्होंने जानबूझ के रखा था कि -y का भी डिस्ट्रीब्यूशन वही आएगा। अगर y हाँ नॉर्मल हाँ, है तो -y भी वही सेम ही दिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन। 2x-1 का वेरिएंस वाला ना। हाँ वो वाला उसे सॉल्व करने वो आएंगे, उसे टाइम लगता है। वो उसे क्वेश्चन भी का तो एक सॉल्व ट्रिक, करने के दो तरीके हैं मैथमेटिकली। एक तो वो भी है कि अपन जो ये क्लासीफायर है, जो मेरा हम्म। -1 और 1 वाला क्लासीफायर है, अगर उसको मेरे को 0 और 1 क्लासीफायर बनाना है वैसे तो ही भी बनाना। वो ये वेरिएशन यूज होता है उसमें। तो मेरे हम्म को लगता है उस जगह से कॉन्सेप्ट उठा के लाया क्या, कि क्योंकि उसके तो वो हम्म कांस्टेंट बन जाएगा। क्योंकि हम्म किसी का भी स्क्वायर करेंगे, मैंने एक सवाल देखा था ऐसा, लेकिन एमएल में देखा था कि स्क्वायर करके वो पूरा टर्म जो हट गया वहां से, क्योंकि वो -1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर हम्म वो सेम ही हो हम्म जाएगा, वो पूरा एलिमिनेट हो जाता है। तो उसके बाद वाला पार्ट पे बस कैलकुलेशन होता है। ये एक एलिमिनेशन स्टेप है जो ऑप्टिमाइज करते हैं, कोई प्रूफ में हम्म मैंने देखा था। हम्म लगता मेरे हम्म को कि थोड़ा सा वहां से रेफरेंस हो सकता है, ये मशीन लर्निंग का पेपर भी था, हम्म डेटा साइंस का, और ये हम्म एक पर्टिकुलर ये चेंज है बहुत ज्यादा, मतलब यूज होता है मशीन लर्निंग में ये वाला पार्ट, हम्म ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। ये भी था। आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे वैसे, पूरे 6 सब्जेक्ट्स में आप कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करते थे हमेशा सॉल्व करने के लिए? तो ऑल्व करने के लिए तो मेरे पास एल और एमएल था, बस ये दो ही सब्जेक्ट थे मेरे। जो अभी एमएल में भी वो वाला पार्ट नहीं थियोरेटिकल जिसमें एल यूज हो रहा हो उस पर्टिकुलर चीज में, एल ही बेसिकली था। प्रोबेबिलिटी भी था, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स वगैरह बहुत सही लगते थे। वो को रिलेटेड एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट सब था जो, वो वाला हम्म पार्ट सब अच्छा, आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन था, वो सब पार्ट बहुत सही लगता।
इनफैक्ट हम्म मैं तो अभी जब इतना अच्छा लगने लगा है मुझे कि अब मैं वो क्वांट के जो क्वेश्चंस है ना, वो बनाता हूँ वैसे रैंडमली बैठ के, वो और वो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग लगने लगा है वो वाला पार्ट भी, रैंडम वेरिएबल वगैरह समझ में आ रहा है थोड़ा तो। मेरे को भी वैसे जो भी चीज विजुअलाइज होती है वो थोड़ा मजा आता है। पहले मैथ्स को आप कैसे देखते थे, बीए के पहले जब आप मैथ्स को देखते थे? ये क्या, पहले तो उतना नहीं था, मेरे को तो लगता है जो टीचर्स भी है वो हेल्प किए, जैसे मैं यूट्यूब लेक्चर तो देखा हूँ ना, जो जैसे गिलबर्ट स्टैंग। इन ब्लिट्जन के बुक बनाया था मैंने, ब्लिट्जन का थोड़ा मोड़ा वीडियो देखा था, फिर वो एक तो ये है शायद हार्वर्ड का या किसी का, तो स्टैट्स 1110 करके एक पे पूरा सीरीज है, वो प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत सही था, वो एक देखा था। और फिर एलए के लिए तो गिलबर्ट स्ट्रैंग का ही था उनका, तो नेक्स्ट लेवल ही है, मतलब कि मैं तो बोलता कि कोई रैंडम बंदा भी अगर वो वीडियो देखे ना, जिसको कुछ आइडिया नहीं, उसको भी एलए से अच्छा लगने लगेगा, भले वो सॉल्व कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इंटरेस्टिंग तो है, इतना इंटरेस्टिंगली बताया गया है उसमें, हम्म तो है ही। हम्म। और लास्ट में आप कुछ बताना चाहते हो गेट डी एस्पिरेंट्स को जो अगले साल देंगे गेट एग्जाम? क्या मैटर करता है रैंक निकालने के लिए? आप जितना रैंक या फिर आपसे भी बेटर रैंक निकालने के लिए क्या करना चाहिए? रैंक के लिए वही है कि विजुअलाइजेशन, इंट्यूशन, ये सब पे थोड़ा ध्यान दे, कोर कॉन्सेप्ट को 3-4 महीने में निकाल ले, 3-4 महीने में कंप्लीट कर ले कोर कॉन्सेप्ट जो भी है। प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ही, ऑब्वियसली प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट, लेकिन वही है कि क्वेश्चन को बस एक तरह से सॉल्व करना ना सीखे, नहीं कि जाना अच्छा चाहिए, डीप एक थिंकिंग। तरह से सॉल्व करेंगे अगर, तो फिर मीनिंग नहीं है उस चीज का, क्योंकि वहां पे हो सकता है वो पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको वो क्लिक ना करे, वो जो जनरल सॉल्यूशन था। तो एक सॉल्यूशन बनाना अच्छा बात है, मॉक में लग गया अगर एक क्वेश्चन तो सही बात है, लेकिन मॉक के बाद जो सही क्वेश्चन भी है ना, जिस पे टाइम ज्यादा लगा है, वो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2-3 बार सॉल्व करना चाहिए अलग तरीके से, अगर हो सके तो वो। और और हमेशा पॉसिबल है, अगर आप हाँ, 2-3 बार possible सॉल्व है। करना सीखोगे ना, वहीं से डीप थिंकिंग आती है। और उससे ही तो चैट जीपीटी आज के टाइम पे हर हाँ दूसरा बंदे के पास डीप थिंकिंग का ऑप्शन है, कि वो सर्च करके कुछ भी उससे एनालाइज करवा सकते हैं। हाँ, तो वेरीफाई वो करा सब सकता है, मैं सोच रहा हूँ सही है क्या। यही, वो सब पार्ट हो सकता है। हम्म। सही है, तो यही। थैंक यू प्रतीक। अ, और लास्ट टाइम आपने कुछ एमएस के इंटरव्यूज भी दिए थे, हाँ हाँ। उसका कुछ अब इस बार आपको तो देना नहीं पड़ेगा, पर आप जो भी वीडियो देखेंगे उनके लिए कुछ टिप देना चाहते हो कि वो इंटरव्यूज में क्या चीज़ें ध्यान देनी है? इंटरव्यू में तो मेनली फोकस मुझे लगा था कि वो यही देख रहे थे कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है वहाँ पे तो जैसे मेरा मंडी में शायद इंटरव्यू था, तो वहाँ पे तो मैंने टेस्ट दिया था, रिटन टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट वगैरह में तो फुल मार्क्स ही आ गए थे लगभग, मेरे को अच्छा खासा मार्क्स था वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ पूछा था, जो कि बहुत हम्म अच्छा टॉपिक है अगर किसी बिगनर को पूछा जाए तो, और उन्होंने प्रॉपर स्टेटिस्टिकली पूछा था कि आप बताओ प्रॉपर कि क्या होता है बायस का मीनिंग, क्या होता है। मैंने तभी एग्जांपल भी दिया था मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में ही, कि बायस बढ़ रहा कैसे उसके लिए। तो वो सारे कॉन्सेप्ट तो अच्छे करने पड़ेंगे, तो मैंने तो वही वीडियो देखा था, किलियन वीरवर का किलियन प्रॉपर। वेनबर्गर, उनका भी पॉडकास्ट आने वाला है वैसे। हाँ, तो उनका ही लेने बायसुरी, उनका बायसुरी इंस्टीट्यूट ऑफ का लेक्चर बहुत सही है, मतलब वैसे तो सब लेक्चर सही है, लेकिन बायसुरी इंस्टीट्यूट उनका का तो सब कुछ बहुत। ही जबरदस्त है, वो बहुत जबरदस्त इंसान है वो। उनका मैंने अंडररेटेड है देखा थोड़े इंडिया में, हाँ, पर लेकिन उनके देखा लेक्चर था सही है। उन्होंने, बहुत बहुत सही है, बहुत सही है। उन्होंने एसवीएम वगैरह भी उनका बहुत सही है, कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी पे जो वीडियो है उनका बहुत सही वीडियो है। हम्म वही सब देख के बोल दिया था, तो उनको तो वहाँ पे था ही इनफैक्ट कि उनका वीडियो सब तो मेरे को उनमें भी हेल्प किया है, इंटरव्यूज वगैरह में भी, जो कंपनीज के इंटरव्यू वगैरह में वहाँ पे भी उन्होंने हम्म बोला बहुत डेप्थ में जान रहे हो उन सब चीज को। हम्म। ये तो है वहाँ पे, तो यही सब तो उसमें तो वही है कि वहाँ पे आपसे एमएल ही पूछेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी स्टैट्स ही पूछेंगे, एलए भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो तो मैं बोल सकता हूँ तरह से कि कुछ भी पूछ सकते हो हम्म। जनरली। ये पर लेकिन वही है दो कि तीन एमएल में क्वेश्चंस भी अगर ढंग से आंसर कर दिए तो भी ठीक है मेरे हिसाब हाँ से। हाँ हो जाते हैं, मेरे से तो 5-7 क्वेश्चन पूछ, वो भी एक पॉइंट उसमें कि आप बोल रहे हैं तो वो फिर पूछते ही जाएंगे। सर मेरे से बाद में पूछ लिया कि शायद रेगुलराइजेशन था, हाँ L2 रेगुलराइजेशन था, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे आता, तो शायद मैं बोल दिया वहां पे कि मैक्सिमम ए पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैक्सिमम ए पोस्टीरियर को करते अपन, मैक्सिमम ए पोस्टेरी, हाँ वो करते। तो वो बोले मैक्सिमम ए पोस्टेरी क्या होता, अब वो बताओ। तो मैं उसको बताने लगा कि उसमें पूरा पार्ट होता है कि कैसे कैसे वो कैसे एमएलई से डिफरेंट होता है, वो पूछने लगे। उसके बाद बोले कि अब डिराइव करो, हम्म बोर्ड पे जाओ और पूरा डिराइव करो। तो वो भी है कि जितना दूर तक आप जा रहे हो
उतने दूर तक आपका आएगा। हम्म। वो एक्सटेंड करते चले जाते हैं, और फिर लास्ट में जब उनको हो जाता है कि यार ठीक है। और मतलब कि मुझे डाउट भी था कि क्योंकि L2 रेगुलराइजेशन जो है इसका लीनियर रिग्रेशन वाले का, उसका प्रूफ कम से कम 2 पेज का जाता है, क्योंकि उसमें ये बीटा प्रायड लेना पड़ता है उसको पूरा, उसको भी मल्टीप्लाई करके डिराइव करना पड़ता है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है वो। मुझे तो लग रहा था कि कैसे करूं, मैंने स्टार्ट किया बस, तो वो स्टार्ट का बस वो एजम्पशन ही लिखा ना, मैंने वहीं पे बोल दिया कि सही सही है, ओके छोड़ दो। तो वो है कि डरना नहीं है कि अच्छा कुछ बोल रहे हैं तो 2 पेज का प्रूफ कैसे करूंगा, वहां पे वो समझ जाएंगे कि किस प्रोसेस पे छोड़वाना है, वो पूरा नहीं करवाते हैं, लेकिन उस हम्म। तरह से ही है। हम्म। और सही है। बेसिक क्वेश्चन, रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो, यही सब था, और तो कुछ नहीं था। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देते, बस हाँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो करते हैं। सकता है, या तो हो सकता है मेरे से ही ऐसा टेस्ट लिया हो कि जाओ बोर्ड पे, क्योंकि मैंने और किसी को देखा भी नहीं बोर्ड पे ले जाते हुए, मुझे ही बोला कि अच्छा ठीक है अब जाओ। मैंने, मेरा भी गलती था कि मैं MAP बोलना भी नहीं चाहिए था, मुझे बुरा लगा कि मैं पढ़ा हूँ तो बोल देता हूँ। MAP और वगैरह वहां पे उनको भी सिलेक्शन हो एक्सपेक्ट। गया था। हाँ, वहाँ हो गया था। आईआईटी दिल्ली का तो डिस्कस नहीं करते हैं हम, क्योंकि वो थोड़ा अलग अलग वो भी मूड में हो है। गया था, उसमें भी 2 राउंड तो हो ही गए थे। उसमें और वो लोग वही कुछ भी प्रॉब्लम। पूछते हैं, मतलब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क तक गए थे ना वो। हाँ, वो मेरे को लगता है मेरा प्रोजेक्ट भी था ना उससे तो रिलेटेड, तो उससे पूछ लिया होगा। वो भी कर ही लेता, मेरा तो एग्जाम ही था उस दिन, तो और प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन हम्म। वो भी ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, इंटरव्यू देना चाहिए, रिजेक्ट हो कि कुछ हो उससे मैटर नहीं करता है, इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। तो भी हम्म। वहां से भी बहुत सीखने मिला ना कि ऐसा इंटरव्यू भी हो सकता है जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो CNN भी मेरा अब अच्छा खासा हो गया उस चक्कर में कि हाँ, वो भी अच्छे हम्म। से करके रख। आपका प्रोजेक्ट की वजह से ही पूछा, आप बराबर बोल रहे हो। अभी आपने स्टार्टिंग में हम्म, बताया ना, आपने बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया था पहले ही। तो हम्म। उन्हें लगा था कि अच्छा ये किया तो इसे, उनके लिए वो बेसिक क्वेश्चन होगा आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। हाँ, हाँ। उन्होंने पूरा ड्राइव करने बोला था ना, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज किया था मैंने, तो बोला क्या होता है, कैसे आता है। तो वहां तक तो मैं उस दिन वो भी था, थोड़ा सा कर भी देता, मेरे को पता भी था, वही था कि थोड़ा लगातार एग्जाम्स थे मेरे, तो 20 मिनट का गैप मिला था, तो उस टाइम पे क्लिक ही नहीं कर रहा था कि अब कैसे करूँ इस चीज को। और मैं आपने अच्छे से ये कुछ गेट एग्जाम कब दिया था, कौन से ईयर में दिया था? 25 25 26 वाला। नहीं, इंजीनियरिंग के कौन से ईयर में? इंजीनियरिंग के वही 4th ईयर में दिया और अभी? अभी। इस अभी बार तो फोर्थ? वही। हाँ, नहीं नहीं, 4th ईयर हो गया है। अभी ये ड्रॉप ईयर था आपका? हाँ, हाँ, हाँ। और आप अभी तो ड्रॉप लेके एज सच प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, आप पैरेलली हाँ, देख भी रहे थे पैरेलली ना मैं सोचा दूसरा था पर्स? कि हाँ, हाँ, हम्म। कि एक अभी बार देख पैरेलली लूँ। आप क्या कर रहे थे? पैरेलली मैं रिमोट जॉब ही कर रहा था अभी तो। हम्म। 3 4 महीने से वही था, वहाँ पे रिमोट जॉब जितने थे अप्लाई भी करता था, फिर कुछ फ्रीलांस कर लेता था। इनसे भी बहुत एक्सपीरियंस मिला, ये फ्रीलांस वगैरह की, इससे मार्केट पता चला कि क्या यूज कर रहे हैं वगैरह इन सब चीज पे। हम्म। अभी डेटा हम्म। एनोटेशन तो कोई तो बाहर की कंपनी थी, उस पे ही था काम। तो उस पे इमेजेस पे एनालाइज करना था कि कितने, मतलब कि कोई प्लेइंग मैच था, मैच पे जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, वो हम्म। पॉइंट्स को एनालाइज करना है आपको वीडियोस से, वीडियो के प्री प्रोसेसिंग से। तो उन सब पे काम था, उन सब पे थोड़ा हमारा, उसमें भी उतना तो, उसमें भी सीनियर डेवलपर थे, मेरा तो बेसिक सी काम था कि देखना था कि कैसे कैसे हो। तो वो सब काम भी था अभी थोड़ा हमारा, वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही है, तो उसके साथ ही मेरे को अब पता चला कि प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा अलाइन होना पड़ेगा, तो इसलिए प्रैक्टिकली भी थोड़ा सीख रहा। हम्म। ठीक है। वैसे हम्म, प्रतीक बिहार से हैं। आ, और उन्होंने काफी अच्छा किया है। वैसे लास्ट ईयर ही आपका रैंक आ जाता, पर हम्म। लास्ट ईयर थोड़ा गड़बड़ हो गया। इस साल उन्होंने 60 मार्क्स निकाले हैं गेट बीए में, आउट ऑफ 100। हम्म। एक्चुअली कट ऑफ भी इस बार बहुत घटा, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था 26 कट ऑफ जाएगा, 26.4। हाँ, मेरे को था, क्योंकि पेपर जैसे लोगों को एक्चुअली, और भी लोग थे जिनसे एक्सपेक्टेशन था मेरा, जैसे आपसे था एक, तो उसमें से 2 3 लोग का थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो मैं तब हाँ, समझ गया कि अच्छा, क्योंकि वो 6 6 7 7 रैंक निकाल रहे थे टेस्ट सीरीज में, तो मुझे था उनसे एक्सपेक्टेशन, पर अचानक से देखा कि उन्होंने 50 के पास आके ये हो गया। लास्ट टाइम जिसका 296 रैंक था, वो 50 तक आ गया। तो मैं समझ गया कि अच्छा, पेपर इतना ऑब्वियस नहीं होगा सबके लिए फिर, अगर क्योंकि हम्म, जिन्होंने लास्ट ईयर स्कोर किया है वही अगर सफर करेंगे तो जिनके हम्म। लिए पहली बार है उनके ये लिए तो भी टफ है, ही था। हम्म। तो हो जाएगा। हम्म।
सही है। एक्सपेक्टेशन पेपर से रखने का नहीं है कि पेपर से एक्सपेक्टेशन रखना कि ऐसा ही पर्टिकुलर वे में आएगा, वो तो बहुत चीज है इस हम्म। पेपर के साथ। बस कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करके हाँ, जाओ। कोई सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअली आसान प्रिपेयर। आएगा, कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट आएगा, सब करके जाओ। हाँ, सब तो है, क्योंकि सिलेबस ही कम है ना, तो डेप्थ में जा ही सकते हो, किसी हम्म। पे भी डेप्थ में जा सकते हैं। अभी तक तो बेसियर नेटवर्क अभी तक टच नहीं किया है, बहुत पार्ट है, मेरे को देखना है अगले 2-3 साल में क्या टच मशीन करेंगे वो लर्निंग तो। में कितना है? मशीन लर्निंग में तो बहुत है, एसवीएम वगैरह से तो कुछ नहीं है अभी तक आए हैं। अभी तो वो सब हम्म। पर्टिकुलर बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ से भी अभी तक नहीं आया है, उससे बहुत कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एसवीएम सब है से तो रुलाया जा सकता है, एसवीएम, एलडीए, ये सब पीसीए, बहुत, ये न्यूरल तीनों पार्ट। नेटवर्क। हाँ, उसमें लीनियर अलजेब्रा ऐड करके उसके बाद पीसीए एलडीए यूज करा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा बन सकता है। लेकिन वही है कि 2 मार्क्स के बोलो लिए बोलो। जस्टिफाई करना है वो सारा हम्म पार्ट, बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा फिर वो पेपर उस हिसाब से अगर देखा जाए। एलए भी तो नॉर्मल ही था, एलए थोड़ा टफ और बनता अगर एसवीडी वगैरह यूज होता, हम्म। और टफ बन सकता एसपीडी था वैसे एलए। बहुत कैलकुलेशन बन जाता है ना, तो उनके लिए भी वो लिमिटेशन हो जा रहा है। पर हम्म। एक टॉपिक उनको जबरदस्त मिल गया है, जिसका हमारे पास भी अच्छा तोड़ नहीं है। वो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके क्वेश्चन ही नहीं मिलते हैं, कितना भी काई ढूंढो। स्क्वायर, काई स्क्वायर के तो बहुत कम क्वेश्चंस है, और उससे क्वेश्चन के टॉपिक टॉपिक पे तो है। और अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है, मतलब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया टॉपिक अल्फा में, बीटा। तो वो पार्ट भी आ गया। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस तो होंगे, डाउट था पिछले साल एक किसी का तो एग्जाम था मेरा, उसमें भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था वहां पे भी। वो तभी मैं नहीं सोच पाया था, बाद में मेरे को लगा था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जगह घुस रहा है, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन मेजर पार्ट है, मतलब कि इस सब चीज के लिए मैं तो बोलता अब तो अगला एस्पिरेंट को तो यही करना चाहिए, हर चीज पढ़ लेना चाहिए कि भाई सब चीज देख लो एक बार पर एटलीस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना पजल टाइप नहीं पूछते हैं, हाँ, स्ट्रेट डायरेक्ट ही उसका फॉरवर्ड पार्ट। पूछते हैं, पर आपका वो कवरेज होना चाहिए उतना बड़ा। नहीं तो हम्म ऑप्शंस भी है ना, ये हेल्प करने के लिए ऑप्शंस हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी पता है तो ऑप्शंस हेल्प कर सकते हैं। हम्म एक्चुअली अगर देखा जाए वो जो काई स्क्वायर का क्वेश्चन था उसमें स्पेशल केस जो है एक्सपोनेंशियल वाला, तो बीटा जो है वो तो खुद इंडिपेंडेंट डिवेट है एक्सपोनेंशियल का, अगर मल्टीपल एक्सपोनेंशियल्स हुए तो वो बीटा ही बनता है। उसमें एक पर्टिकुलर केस काई स्क्वायर आ गया, वो एक अच्छा पार्ट था, नहीं तो एक्सपोनेंशियल तो बन ही रहा था, वो हम्म पार्ट तो सही था। वो वही एक पार्ट था जो थोड़ा सा ट्रिकी था उस क्वेश्चन में। हम्म हम्म वो तो एक दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते कि वो नहीं बन पाएगा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, क्योंकि काई स्क्वायर इतना बड़ा टॉपिक है ना, कि कुछ भी वैसे उससे बहुत सारे टॉपर्स ने नहीं सॉल्व किया है वो क्वेश्चन। तो है क्योंकि उस पर वो, मेरे को लगता है वो एक ही ऑप्शन छूटा होगा सबसे, वो हम्म इनिशियल वाला हम्म सबसे ट्रिकी पार्ट था उसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उस पर रिलेटेड। तुम्हें बताओ, ये बहुत वेल नोन रिजल्ट है। एक्चुअली ये मुझे अभी पता चला, ये बहुत वेल नोन रिजल्ट है। आप ऐसा ना, जो ऐसे सिमुलेटर्स होते हैं ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉ करने वाले, एक बफेलो नाम का है, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो कुछ तो, उसमें जाना। पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, सारे डिस्ट्रीब्यूशन के आपको मिलेंगे ग्राफ। उसमें स्पेशल केसेस भी होते हैं। पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस लिखा हुआ है, हम्म। एक्सपोनेंशियल, वही हाँ तो वाला। वो, अच्छा अच्छा। मतलब हाँ ये बहुत वो वेल नोन रिजल्ट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। काई स्क्वायर पे ध्यान भी नहीं दिया था ना किसी ने उतना ज्यादा, हम्म काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे पढ़ाई था बस उसके लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कि काई स्क्वायर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कैसे यूज होता है, वो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह में यूज होता है, उतना ही पढ़ा था सब। हम्म तो वही पार्ट, अब तो हम्म मेरे को लगता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पूरे स्पेशल केसेस देखने ही चाहिए कि क्या 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 हो मैंने सकता वो पूरा पीडीएफ ही बना दिया अब, क्योंकि है। वो हाँ वो उसमें सब ठीक कुछ है। था। हम्म। सही है। थैंक यू ठीक है। प्रतीक, वीडियो में आने के लिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद थोड़ा लोग अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, सिर्फ आंसर निकाल के हो नहीं गया एक क्वेश्चन। हम्म। और अप्रोच सोचो, मतलब एक तुरंत नहीं सोच सकते वैसे। जैसे जब मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं तुरंत दूसरा अप्रोच नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि अभी ये आंसर निकालने के लिए इतना टाइम लग गया था। पर जब आप वापस से रिविजिट करोगे उस क्वेश्चन को, तब दिमाग चलना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। यस यस यस। थैंक यू प्रतीक आने के लिए। थैंक ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। यू। थैंक यू।